नमस्कार दोस्तों, द अर्थ जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा, फिर साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा था, फिर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इस प्रकार हमारे 3 कॉन्टिनेंट यानी 3 महाद्वीप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, सामान्य जानकारी लेते हैं सबसे पहले मैप के ऊपर। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये यूरोप का एक कच्चा मैप है। ठीक है, इस प्रकार यूरोप की अवस्थिति है। आप लोग एटलस में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार की रचना मिलेगी आपको एटलस में। इसमें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, एक बार बाउंड्री बना देता हूँ मैं। ये मुख्य भूमि है यूरोप की, ना। आप लोग इसको देखिएगा एटलस में ज़रूर। ठीक है, मुख्य भूमि के पास में यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, जिसको इंग्लैंड कहते हैं हम लोग, आयरलैंड और इंग्लैंड। ठीक है, तो इस प्रकार ये यूरोप का पूरा क्षेत्र है। ऊपर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ से यूरोप के अंदर से आर्कटिक वृत्त निकलता है 7.5 डिग्री, है ना। तो ये एक आप ध्यान रखिए। उसके ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये आर्कटिक सागर ऊपर है, जिसमें वाइट सी भी है। ठीक है, और उसके बाद में एक सेकेंड, है, मैं आपको वापस बताता हूँ। ऊपर आप लिख देखोगे यहाँ वाइट सी है। एक सेकेंड क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इस तरफ देखोगे आप लोग तो ये यूराल पर्वतमाला है। ठीक है, यूराल पर्वतमाला, और यूराल पर्वत के इस तरफ वाला ये पूरा यूरोप है। इस तरफ एशिया है। ठीक है, साइबेरिया और एशिया वाला पार्ट आ जाता है। इसके बीच में एक यूराल पर्वतमाला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। आगे जाओगे तो ऊपर आर्कटिक सागर है, वाइट सी भी है। इस तरफ जाओगे आप लोग तो ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, ऊपर ये स्कैंडिनेवियाई देश है। ठीक है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे देश यहाँ पर हैं। इस तरफ देखो, ये ब्रिटेन का द्वीप है, द्वीपीय समूह है, आयरिश द्वीप समूह भी कहते हैं इसको। इसके नीचे देखोगे आप लोग उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर के पास में उत्तरी सागर के पास में ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, इंग्लिश चैनल के नीचे आऊँगे आप लोग, ये वाला मुख्य भूमि आ जाएगा। ठीक है, मुख्य भूमि के इस तरफ नीचे आऊँगे तो यहाँ बिस्के की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, उसके नीचे जाऊँगे तो यहाँ पर आपको ये अटलांटिक ओशन है पूरा, आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है। ठीक है, आइसलैंड है यहाँ पर साइड में, अटलांटिक ओशन के सबसे नॉर्थ में। इस तरफ देखोगे आप लोग तो ये जिब्राल्टर जनसंधि है। ठीक है, हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा था, तब जनसंधि पढ़ी थी, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, इस तरफ चलोगे आप लोग वापस तो ये भूमध्य सागर मिल जाएगा आपको पूरा। ठीक है, नीचे ये भूमध्य सागर है पूरा। भूमध्य सागर के बाद में ये इटली आ जाएगा। इटली के नीचे ये आयोनियन सी है। ऊपर देखोगे ये एड्रियाटिक सी है। इस तरफ वापस आऊँगी तो एजियन सी है। एजियन सी के पास में यहाँ काला सागर है, काला सागर, और इस तरफ ये कैस्पियन सागर। ठीक है, इस प्रकार ये पूरी अवस्थिति है। ये यहाँ से वापस मुख्य भूमि यानी यूराल पर्वत आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरी हुई स्लाग करती है। एक तरफ ये छोड़ दीजिए आप लोग, ये एशिया वाला पार्ट है। यूराल पर्वत के पूर्वी हिस्सा का जो है वो एशिया का है। ठीक है, और पश्चिम में ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। यूराल के पश्चिम वाला पूरा यूरोप महाद्वीप है। अंटार्कटिक ओशन, ऊपर आर्कटिक ओशन बड़ा बड़ा, और नीचे भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से फिर इस तरफ जाऊँगे तो एजियन सी है। ठीक है, आयोनियन सी, एजियन सी, काला सागर और कैस्पियन सागर। इस प्रकार अवस्थिति है। आप लोग इसको मैप में ज़रूर देखिए, ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मध्य भूमि है ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले लैंडफॉर्म को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्वतों को पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पर्वत एक एक करके हम लोग मैप पर, और यहाँ दोनों जगह देखेंगे। पहला पर्वत है कैटाब्राइन पर्वत। ठीक है, कहाँ है एक बार देख लीजिए आप लोग। कैटाब्राइन पर्वत 1 नंबर पर है। तो ये वाली संरचना देख लो आप लोग, ये वाला। ठीक है, बिस्के की खाड़ी के नीचे कैटाब्राइन पर्वत है। उसके नीचे पिरेनीज, आल्प्स और एपिनाइन्स। एक सेकेंड, है ना।
पिरेनीज येरा 2 नंबर पर, ठीक है, पिरेनीज ये 3 नंबर पर, आल्प्स, ठीक है, और एपिनाइन 4 नंबर पर, ये रहा यहाँ एपिनाइन पर्वत। ऐसे करके आप लोग मैप में जरूर देखिए, ठीक है। आल्प्स है, एपिनाइन है, फिर पीड्स है, उसके बाद में बाल्कन है, काकेशस है, जो आप लोगों ने देखा था काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ने वाली जो पर्वतमाला है वो काकेशस पर्वतमाला है, और 8 नंबर पर यूराल है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, ये काकेशस पर्वतमाला 6 नंबर पर, ठीक है, यूराल पर्वत ये रहा 8 नंबर पर, इसका विस्तार है, सॉरी ये देखो यहाँ देखिए ना 7 नंबर पर ये है काकेशस पर्वतमाला, जो काला सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये पर्वत है, मुख्य पर्वत यूरोप के, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैटाब्राइन पर्वत, ठीक है, ये स्पेन का प्रमुख पर्वत है, ठीक है। स्पेन में हम लोगों ने लोकेट किया था। स्पेन का प्रमुख पर्वत क्या है? कैटाब्राइन पर्वत है। इसका निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली, ठीक है, नीचे वाली अफ्रीकन प्लेट, इसका जो अभिसरण हुआ आमने सामने गति के कारण, तो कैटाब्राइन पर्वत का निर्माण हुआ है। यह नवीन वलित पर्वत है। अभिसरण से निर्मित पर्वतों को हम लोग नवीन वलित या फिर फॉल्टेड माउंटेन कहते हैं। तो ये भी एक वलित पर्वत है। इस पर्वत से स्पेन की प्रमुख नदी इब्रो का उद्गम होता है। इब्रो इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेन की मुख्य नदी है इब्रो, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? कैटाब्राइन पर्वत से, ठीक है। तो इस प्रकार ये कैटाब्राइन पर्वत हो गया। आप लोग वापस देख लीजिए, यहाँ पर ये कैटाब्राइन पर्वत की अवस्थिति है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे पर्वत पर, पिरेनीज, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यह नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, जो स्पेन तथा फ्रांस के बीच में सीमा क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। ये एक तरह से नेचुरल बाउंड्री यानी प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है। कौन? पिरेनीज पर्वत किस किस के मध्य है? स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश स्थित है। पर्वतीय क्षेत्र में एक देश है, जैसे ये आप लोगों को पता होगा नेपाल है, भूटान, ये सारे पर्वतीय देश है, पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से एक देश है अंडोरा, जो यूरोप महाद्वीप में है, वो पिरेनीज पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार पिरेनीज के बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आल्प्स पर्वत इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ा होगा आपने। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली के सीमा क्षेत्र पर स्थित नवीन वलित पर्वतमाला है, न्यू फॉल्टेड माउंटेन, ठीक है। कौन कौन देश के मध्य सीमा बनाते हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली, 3 देशों के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ। देखो, सभी का निर्माण मुख्यतः अभिसरण से हुआ है, और अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों की आमने सामने गति के कारण टकराव होती है, और टकराव के कारण एक प्लेट नीचे की ओर धंसेगी और एक प्लेट ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इनका बीच में अभिसरण के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉन्क है, ठीक है। ब्लॉन्क सबसे ऊंची चोटी किसकी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कई बार प्रश्न आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिए, माउंट ब्लॉक। इस पर्वत से राइन तथा रॉन नदियाँ निकलती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, यूरोप की धमनी कहा जाता है इन दोनों नदियों को, और मुख्य नदियाँ हैं। तो राइन नदी का उद्गम और रॉन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आल्प्स पर्वत से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस पर्वतीय क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे यहाँ पर, और वनस्पति का अच्छा खासा यहाँ पर अवस्थिति है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आल्प्स पर्वत कई बार आप लोगों ने देखा होगा, माउंटिंग के लिए, माउंटेन जो लोग होते हैं वो भी जाते हैं, और एक तरह से टूरिज़्म के लिए अच्छी लोकेशन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। एपिनाइज पर्वत, ठीक है, अगला पर्वत है एपिनाइज। यह इटली में स्थित नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। भूमध्य सागर में इस प्रकार की जो रचना है ना, इटली की बनी हुई है, इटली की, और उसके मध्य में ये एपिनाइज पर्वतमाला है, ठीक है। देखा था हम लोगों ने मैप में। इस पर्वत से टिबेर नदी निकलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है इटली की, का उद्गम होता है। टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम तथा वेटिकन सिटी स्थित है, ठीक है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटे देशों में से एक है, ठीक है। लगभग 1000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, छोटा सा देश है। और ये जो किनारे अवस्थित है वो टिबेर नदी है, ठीक है। टिबेर नदी के किनारे एक तो इटली की रोम राजधानी जो कैपिटल है, ठीक है, और वेटिकन सिटी दोनों स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। पिंड्स पर्वत, ठीक है, ग्रीस में स्थित प्रमुख नवीन पर्वतमाला है, ठीक है।
तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रीस की प्रमुख पर्वतमाला है पिट्स, ठीक है, पिट्स या पिट्स भी बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, बाल्कन पर्वत इंपॉर्टेंट है। बाल्कन पर्वत कहाँ है देखते हैं हम लोग, यह रोमानिया तथा बुल्गारिया में स्थित नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। ऊपर देखो स्कैंडिनेवियन देशों के नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ रोमानिया और बुल्गारिया है, ठीक है। यहाँ पर यह अवस्थित पर्वतमाला है। यह पर्वत काला सागर के पास स्थित है, ठीक है। ये काला सागर और कैस्पियन सागर हम लोगों ने देखा था। इसके ऊपर की साइड में आप लोग इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति है बाल्कन पर्वत, ठीक है। इस पर्वत से सबसे ऊंची चोटी बोटेव है, ठीक है। बाल्कन की सबसे ऊंची चोटी बोटेव, बी से याद रख लेना आप लोग, बी बाल्कन पर्वत सी बोवेट या बोटेव, ठीक है, बोटेव कहते हैं इसको। बोटेव शिखर या चोटी सबसे ऊंची किस पर्वतमाला की है, तो बाल्कन पर्वत की। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पर्वत है काकेशस पर्वत। यह नवीन वलित पर्वतमाला है, ठीक है, जो काला सागर तथा कैस्पियन सागर को के बीच स्थित है। इसका मतलब दोनों के मध्य काला सागर है, इस तरफ कैस्पियन सागर, दोनों के मध्य में काकेशस पर्वतमाला अवस्थित है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया के बीच अंतर्महाद्वीपीय सीमा, ठीक है। अंतर्महाद्वीपीय सीमा का मतलब होता है दो महाद्वीपों के मध्य की सीमा, ठीक है। दोनों का अधिकार होता है इसके ऊपर, या फिर जोड़ने का काम करता है, या दोनों की मध्य सीमा होती है, इसको हम लोग अंतर्महाद्वीपीय कहते हैं। इस तरफ एशिया और इस तरफ यूरोप, अंतर्महाद्वीपीय सीमा का कार्य करता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है, ठीक है। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस है। दोस्तों ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। मिलान का पर्वत दे देंगे एक तरफ और एक तरफ पर्वत की चोटियाँ दे देंगे, ठीक है। मिलान से संबंधित प्रश्न आता है। जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया ये कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस। किसकी है, तो काकेशस पर्वत की। अगला चलते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पर्वतमाला में से एक है यूरोप की, और जिसका नाम है यूराल पर्वत। यह प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। बाकी जितने भी हम लोगों ने पर्वत पढ़े उससे पहले वो सब नवीन वलित पर्वत थे, लेकिन यूराल प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। आप ध्यान रखिए, जो यूरोप तथा एशिया के बीच में स्थित है। देखा था हम लोगों ने, इस तरफ एशिया और इस तरफ यूरोप। यह पर्वत रूस में स्थित है, ठीक है। इस पर्वतीय क्षेत्र से यूराल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम होता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है नारोदनाया। नारोदनाया किसकी सबसे ऊंची चोटी है, यूराल पर्वत की, ठीक है। इस पर्वतीय क्षेत्र में लोएस्ट पेट्रोलियम और तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स के हिसाब से या फिर खनिज के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणी है। इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों पर्वतों के बारे में पढ़ लिया। 8 मुख्य पर्वत थे, कौन कौन से, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत हैं, ठीक है। कैंटाब्राइन पर्वत हम लोगों ने देखा, स्पेन में है। पिरेनीज पर्वतमाला, आल्पस, ठीक है, एपिनाइज, पिंडस, बाल्कन और काकेशस के साथ यूराल, ठीक है। मैप में भी देख लेते हैं हम लोग मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियाँ। ये देखो, 1 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर ये यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, 6वां, 7वां और 8 यूराल पर्वतमाला ये सबसे लास्ट में। इस प्रकार आप भी एटलस में ज़रूर देखिएगा, लोकेट करिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, और बार बार देखते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग, प्रमुख पर्वतों के बाद में हम लोग पढ़ते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जिले, ठीक है। तो कौन कौन सी जिले हैं देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लाडोगा झील, ठीक है, ओनेगा झील, कैस्टांस झील और जेनेवा झील, मुख्यतः 4 जिले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लाडोगा झील, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, यह रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, ठीक है। ये यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप लोग ध्यान रखिए। इस झील से नेवा नदी का उद्गम होता है, इंपॉर्टेंट है, लाडोगा झील से नेवा नदी का उद्गम होता है। इस झील में मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, अतः यह मत्स्यन उद्योग के लिए विख्यात है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मत्स्यन उद्योग के लिए विख्यात नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी झील है। इस झील का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है, नेविगेशन के लिए किया जाता है, ठीक है, जल परिवहन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए। लाडोगा झील के बाद में हम लोग देखते हैं अगला ओनेगा झील, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओनेगा झील, यह झील रूस में स्थित है, यह भी रूस में है। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पहली लाडोगा और दूसरी ओनेगा, दोनों कहाँ स्थित है, रूस में, ठीक है। इस झील में स्वीर नदी निकलती है, ठीक है। स्वीर नदी कहाँ से निकलती है,
ओनेगा झील से, जो लाडोगा झील में जाकर गिरती है। अतः यह नदी दोनों झीलों को जोड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाडोगा झील को ओनेगा झील से कौन सी नदी जोड़ती है? तो स्वीर नदी। ठीक है, स्वीर नदी। ठीक है, निकलती कहाँ से? ओनेगा झील से, और गिरती कहाँ है? लाडोगा झील। ठीक है, इस झील में बहुत से द्वीप स्थित है। छोटे छोटे द्वीप होते हैं, जो झील के द्वीप होते हैं अंदर, अवसाद के कारण झील द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो ओनेगा झील में आपको बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे। यह झील नौवहन के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, दोनों में कॉमन पॉइंट है ये, नेविगेशन के लिए, जल परिवहन के लिए उपयोगी है। आगे चलते हैं हम लोग। अगली झील है कोस्टास झील। ठीक है, कोस्टास झील, इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट, यह झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, 3 देशों की सीमा बनाती है, इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, वह झील ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो सबसे बड़ी हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी हो सकती है, खारे पानी की सबसे बड़ी हो सकती है, या फिर गहराई बिंदु के अनुसार ज़्यादा गहराई वाली झील हो तो वो इम्पोर्टेंट होगी, या फिर इसके किनारे कोई अगर सिटी है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी, या फिर अगर किन्हीं देशों के मध्य सीमा बनाती है तो वो झीलें रणनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट हो जाती है, ज़्यादातर चर्चा में रहती है, तो वहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो कोस्टास जो झील है ये 3 देशों के मध्य सीमा बनाती है। जैसे कौन कौन से? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, आप लोग मैप में ज़रूर देखिएगा, तीनों के मध्य सीमावर्ती क्षेत्र है। इस झील का निर्माण राइन नदी द्वारा हुआ है। ठीक है, तो कोस्टास झील है, इसका निर्माण किसके कारण हुआ है? राइन नदी के द्वारा। अतः यह मीठे पानी की झील। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह झील दक्षिणी जर्मनी में मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिए, मीठे पानी का या फिर दक्षिणी जर्मनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जल का स्रोत यही है। आगे देखते हैं हम लोग कॉन्स्टेंस झील के बाद में हम लोग देखते हैं जेनेवा झील, लास्ट है। ठीक है, जेनेवा झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, यह झील फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा क्षेत्र में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 देशों की सीमा बनाती है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कौन सी झील? जेनेवा झील। इस झील का निर्माण रॉन नदी के द्वारा होता है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था राइन नदी के द्वारा निर्माण होता है, लेकिन इस नदी का निर्माण रॉन नदी के द्वारा होता है। ठीक है, ये रॉन नदी। अतः यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगर झील का निर्माण किसी नदी से होता है तो आप लोग ध्यान रखिए वो झील मीठे पानी की होगी। ठीक है, क्योंकि नदी का जो उद्गम स्रोत होता है वो ज़्यादातर ग्लेशियर होता है, और ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलने के कारण मीठे जल का या फ्रेश वाटर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आप लोग ये कॉमन पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं। इस झील के किनारे स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर जेनेवा स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जेनेवा झील पड़ा है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर है जेनेवा। कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं यहाँ पर, कई बहुत सारे प्रोटोकॉल बनते हैं इसके नाम से बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी समिट भी होती हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पर बहुत सारे, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा मैप में। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे डाटा है, उसको भी आप लोग एक बार सर्च करके ज़रूर पढ़िएगा। तो जेनेवा झील के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख झीलें थी 4, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। पहली एक बार वापस बता देता हूँ, लाडोगा झील, ठीक है, लाडोगा, ओनेगा झील, ठीक है, कोस्टांस झील और जेनेवा झील, ये यूरोप की प्रमुख झील है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है यूरोप के पठार। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। पर्वत पढ़े हम लोगों ने, यूरोप महाद्वीप की लोकेशन देखी हम लोगों ने, यूरोप के आसपास की जल क्षेत्र कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से सी से घिरा हुआ है। ठीक है, और मुख्य भूमि के बाद में हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप के पर्वत पढ़े। ठीक है, 7-8 प्रकार के जो मुख्य प्रमुख पर्वत थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में झीलों के बारे में पढ़ा, जो कि 4 प्रमुख झीलें थी। ठीक है, तो हम लोग कल यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद।